क्या भारत पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है? क्या भारत का रुपया डॉलर के सामने कमजोर हो रहा है? क्या भारत 1990 की स्थिति में वापस पहुंच चुका है और हम उस दिवालिया होने की कगार पर आ चुके हैं कि हमें अपना सोना जो है वो विदेशों की बैंकों में रखना होगा? भारत आखिर किस तरीके से अपने आप को इस समस्या से निकाल सकता है? आज हम इन सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं और आज का जो मेरा वीडियो है वो वीडियो भारत की इकोनॉमिकल कंडीशन के ऊपर है और 1990 में जो भारत की कंडीशन रही थी और 2026 में जो भारत की कंडीशन बन रही है, उन दोनों में क्या समानताएं हैं और भारत उस समय किस तरीके से अपनी इन समस्याओं से बाहर निकला था, 2026 में वो किस तरीके से इससे बाहर निकल सकता है, गवर्नमेंट किस तरीके से अपने आप को चला रही है या अपनी स्थिति को किस तरह से मजबूत करने में लगी हुई है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए चालू करते हैं भारत की स्थिति के बारे में और भारत के इकोनॉमिकल स्ट्रक्चर के बारे में। कई लोगों के सामने ये कंफ्यूजन पैदा हो गया है कि क्या भारत का रुपया इतना डाउन हो जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, इकोनॉमिक हमारी जो कंडीशन है वो डाउन हो जाएगी, रोजगार छीन लिए जाएंगे, IT सेक्टर तबाह हो जाएगा। अगर ऐसा कुछ है तो पहले हमें उसके बेसिक को समझना बहुत जरूरी है। तो आज मैं आप लोगों के सामने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, उस चीज को हम पहले समझेंगे और फिर हम 1990 से इसको कंपेयर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात, अगर भारत की स्थिति की अगर हम करें तो सबसे पहले हमें एक कुछ बेसिक चीजों को समझना बहुत जरूरी है। जैसे ये दुनिया जो है वो पूरी तरीके से एक बाजार है, ठीक है? हम इसको ध्यान से समझेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ठीक है? तो दुनिया क्या है? वो एक बाजार है और इस बाजार को फॉरेक्स मार्केट कहा जाता है। इसे ही हिंदी में रोकड़ मंडी कहते हैं। ये एक पूरे वर्ल्ड लेवल का व्यापार इसी के तरीके से किया जाता है। इस डिजिटल मंडी में यानी कि लेन देन जो होता है वो डिजिटल रूप में होता है और दुनिया भर के बैंक, इन्वेस्टमेंट फर्म, एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली कंपनियां, करेंसी जो खरीदती हैं बेचती हैं, ये सब के सब इसी मार्केट में होता है। यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इन्वेस्टमेंट फंड, दुनिया भर के बैंकर सब के सब जो है इसी फॉरेक्स मार्केट में अपना पैसा लगाते भी हैं और वहां से पैसा निकालते भी हैं। एक इकोनॉमिक्स उसूल होता है कि जिसकी मांग ज्यादा होगी उसकी कीमत उतनी ही ज्यादा होगी। सिंपल सा फंडा ये इकोनॉमी का, मांग ज्यादा, डिमांड एंड सप्लाई पे चलता है। ये मांग ज्यादा है तो कीमत भी ज्यादा हो जाएगी। हम बात कर रहे हैं भारत के इकोनॉमिकल कंडीशन की, इसलिए हम बात कर रहे हैं डॉलर की। इसलिए करीबन 88% कारोबार जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड होता है? डॉलर पर, क्योंकि डॉलर की डिमांड ज़्यादा है और डॉलर की डिमांड ज़्यादा है यानी कि उसकी कीमत भी ज़्यादा होगी। अगर डिमांड ज़्यादा है और कीमत ज़्यादा है तो कारोबार भी किस में होगा? डॉलर के रूप में होगा। इसलिए सभी देश अपने पास क्या रखना चाहेंगे? डॉलर रखना चाहेंगे, क्योंकि मान लो किसी देश को कुछ खरीदना है या कुछ बेचना है तो खरीदने और बेचने के लिए वो किसका प्रयोग करेंगे कि भैया मान लो मुझे ये पेन खरीदना है, ये भारत में नहीं बनता, ये विदेश में बनता है, तो मैं इस पेन को खरीदने के लिए रुपए नहीं दूंगा, मैं इस पेन को खरीदने के लिए डॉलर दूंगा और डॉलर देके मैं ये पेन अपने यहां मंगा लूंगा। अब मान लो किसी बाहर ये इंडिया पैदा कर रहा है ये पेन और मान लो कि फिलीपींस को लेना है ये पेन, तो फिलीपींस हमारे यहाँ अपना फिलीपींस करेंसी देगा, वो तो हम लेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे? उसके लिए डॉलर उससे लेंगे और डॉलर हम उससे लेंगे और हम उसको पेन दे देंगे। यानी कि व्यापार जो होगा, जो भी लेन देन किया जाएगा, वो सारा लेन देन किस कंडीशन में होगा? डॉलर की कंडीशन में होगा। चाहे वो खरीदना हो चाहे वो बेचना हो, सबका सब किस में होगा? डॉलर में होगा और हमारी करेंसी में इसे ना खरीदा जाएगा ना बेचा जाएगा। इसलिए सभी देश अपने पास क्या रखना चाहेंगे? डॉलर रखना चाहेंगे और इस तरह देशों के पास लगभग 57% डॉलर जो हैं वो अपने पास रख के ग्लोबल करेंसी के रूप में उसे यूज करेंगे और ये मानेंगे कि इतना हमारे पास होना चाहिए, तब ग्लोबल करेंसी हमारे हाथों में रहेगी। डॉलर की कीमत बाकी देशों की करेंसियों से नापी जाएगी और इस आधार पर डॉलर ही सबसे ऊपर आएगा, इसलिए डॉलर पर ही 88% जो है मार्केटिंग की जाएगी। अब क्या होगा? भारत में देखा जाए तो डॉलर जितना आ रहा है उससे ज्यादा खर्च हो रहा है
और जब डॉलर हमारे यहाँ आ नहीं रहा, खर्च हमारा ज़्यादा हो रहा है। खर्च क्यों हो रहा है इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमें ऑयल महंगा मिल रहा है, अभी दूसरी चीज़ें महंगी मिल रही हैं, इसलिए उसके बदले हमें क्या देना पड़ रहा है, डॉलर, यानी पैसा हमें ज़्यादा देना पड़ रहा है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको, चाहे खरीदेंगे चाहे बेचेंगे, किस में होगा, डॉलर में। भारत जितने जितना डॉलर आ रहा है, यानी बाहर से हमारे पास जो डॉलर आ रहा है, हम उस डॉलर के मुकाबले अपने यहाँ से डॉलर ज़्यादा भेज रहे हैं, क्योंकि हमें चीज़ें खरीदनी पड़ रही हैं, इसलिए ज़्यादा खर्च हो रहा है। क्या खरीदनी पड़ रही है, तेल खरीदना पड़ रहा है, सिंपल सी चीज़। इसलिए रुपया जो है वो अपनी वैल्यू को धीरे धीरे गिरा रहा है, और इस तरीके से ये वैल्यू जो है वो धीरे धीरे गिर रही है। लेकिन ये लंबे समय तक नहीं गिरेगी, स्थिर हो जाएगी। लेकिन अगर गिरती चली गई तो भारत की इकोनॉमी ठप पकड़ जाएगी। तो पहले ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़कर ये समझने का प्रयास करते हैं कि ये आखिर क्यों हो रहा है, और भारत का जो पैसा है वो बाहर क्यों जा रहा है, और हम उतना पैसा बाहर से क्यों नहीं ला पा रहे, यानी डॉलर नहीं ला पा रहे, क्यों नहीं ला पा रहे, इसको समझते हैं। सबसे पहले कच्चे तेल के दाम बढ़ गए हैं। हमारे यहां ऑयल होता है, नहीं होता। हम 85% से ज्यादा तेल किससे खरीदते हैं, विदेशों से खरीदते हैं। और विदेशों से जो हम ये ऑयल खरीदते हैं, इसके लिए हम पेमेंट के रूप में क्या यूज करते हैं, डॉलर यूज करते हैं। सिंपल सी चीज, हम डॉलर यूज करेंगे इसके लिए। देश का इंपोर्ट बिल में 22% हिस्सेदारी के साथ तेल भारत में पहले नंबर पर आ जाता है, यानी कि हम 22% जो हैं वो तेल खरीदने में खर्च कर देते हैं, और इस तरह हमारा बहुत सारा डॉलर भारत से बाहर चला जाता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया कि किसी भी देश को मजबूत रहने के लिए उसके पास फॉरेन करेंसी के रूप में क्या होना चाहिए, डॉलर होना चाहिए। डॉलर जितना उसके पास होगा वो अपनी कंडीशन उतनी ही मजबूत कर लेगा, लेकिन डॉलर बाहर नहीं जाना चाहिए, और डॉलर जितना उसके पास होगा वो उतना ही कंडीशन की स्थिति में मजबूत होगा। लेकिन यहां पर डॉलर क्या हो रहा है, बाहर जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि हमें तेल खरीदना पड़ रहा है। ईरान में जंग के कारण कच्चे तेल के दाम जो हैं वो $72 से बढ़कर $126 प्रति बैरल हो गया। ऐसी कंडीशन में क्या होगा, हम जो $72 में जो ऑयल खरीद रहे थे, अब उसके लिए हमें 126 देना पड़ रहा है, यानी कि लगभग हमें बहुत पैसा इसमें देना पड़ रहा है। अब ये बहुत पैसा इसमें देना पड़ेगा तो मतलब भारत को डॉलर के रूप में ही ऑयल खरीदना होगा। और इस तरह जून में भी डॉलर के मुकाबले अगर देखा जाए तो कच्चे तेल का भाव 88.7 था, जो इसके मुकाबले अभी भी ज़्यादा है, यानी पैसा तो जा ही रहा है लगातार हमारा, और आने की कंडीशन जो है वो कम है, धीमी है। दूसरी तरफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कहती है कि कच्चे तेल के भाव में अगर $10 भी बढ़ जाए, यहां से मान लो यहां तो $15 ज्यादा बढ़ गया, अगर बढ़ जाए तो भारत के इंपोर्ट बिल पर लगभग 14 से 16 बिलियन डॉलर का बोझ बढ़ जाएगा। आप सोच सकते हैं कि हमें अगर ऑयल खरीदना है, क्योंकि वो जरूरत की चीजें अभी हमारे लिए, और इसके लिए ऑयल के लिए हमें अगर पैसा ज्यादा देना पड़ा तो हमारे खजाने से डॉलर के रूप में पैसा भी ज्यादा जाएगा। गवर्नमेंट जनता पे तो टैक्स लगा नहीं देगी कि भैया ऑयल जो है वो ₹100 का, एक काम करो इसको ₹200 का कर दो, आप हमें दो पैसा एक्स्ट्रा, हम फिर ऑयल खरीद लेंगे। गवर्नमेंट ऐसे तो नहीं कर सकती, हाहाकार मच जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, क्योंकि सारा तो पेट्रोल पे चल रहा है, और अगर महंगाई बढ़ जाएगी तो अराजकता फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी, दंगे चालू हो जाएंगे, तो बहुत सारी कंडीशन पैदा हो सकती है। इसलिए गवर्नमेंट एक साथ इसके पैसे नहीं बढ़ाएगी, थोड़ा थोड़ा करके इसकी वैल्यू बढ़ाएगी, लेकिन उसके बाद गवर्नमेंट को अपने खजाने से पैसा देना पड़ेगा। और इस तरह भारत का जो कंडीशन है वो कमजोर होगी, और कंडीशन अगर कमजोर होगी तो डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर हो जाएगा, और जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो जाएगा तो चीजें महंगी हो जाएंगी। ठीक है, चलो दूसरा, पहला ये कारण समझ में आया। दूसरा कारण, विदेशी निवेशकों ने भारत से अपना अंधाधुंध पैसा बाहर निकाल लिया। अब ये निवेशक कौन है, ये वो निवेशक हैं जो कि भारत में पैसा लगाते हैं, लेकिन पैसा भी किस रूप में लगाएंगे, डॉलर के रूप में। सारी कहानी डॉलर के रूप में चल रही है, और डॉलर के रूप में अपना पैसा लगाएंगे, और उन्होंने अपना पैसा निकाल लिया। क्यों निकाल लिया, क्योंकि विदेशी निवेशकों ने अपना पैसा दो तरीके से लगा रखा था। पहला किस तरीके से, पहला शेयर बाजार में FII के द्वारा, और यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंटर के द्वारा,
और दूसरा अपना पैसा कंपनी, व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर में सीधे एफडीआई के द्वारा यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के द्वारा लगा सकती है। यानी दो तरीके से वो अपना पैसा लगाते हैं, या तो शेयर बाजार के द्वारा, एफआईआई के द्वारा, या फिर वो एफडीआई के द्वारा लगाते हैं। अब ये दोनों पैसा लगा दिया गया, शेयर मार्केट में पैसा लगाया गया। अब 2025 में भारतीय शेयर बाजार में 1.66 लाख करोड़ रुपए निकाल लिए। ये पैसा निकाल गया। अब ये पैसा किस रूप में बाहर चला गया? डॉलर के रूप में चला गया। बाहर चला गया तो भारत के पास डॉलर कम हो गया, भारत की स्थिति कमजोर हो गई। 2026 के शुरुआती समय के 5 महीनों में 2.26 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा पैसा निकाल लिया गया। अब यह भी पैसा निकाला गया है, यानी देख रहे सकते हैं आप 2026 में 5 महीने में हमने इतना करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। विदेशी निवेशक शेयर बाजार से डॉलर में पैसा निकाल लेंगे तो भारत में डॉलर चला गया। मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ती जा रही है, जिससे रुपया टूट रहा है, क्योंकि डॉलर हर कोई चाहता है डॉलर उनके पास ज्यादा से ज्यादा हो, क्योंकि 88% कारोबार उसी से हो रहा है। दूसरा, सितंबर 2024 के अनुसार विदेशी निवेशक मुनाफा कमाकर भारत से पैसा निकाल रहे हैं। यह भी एक कंडीशन बन गई है। पहले तो शेयर मार्केट में पैसा लगाया, मुनाफा कमाया, मुनाफा कमा के पैसा बाहर निकाल लिया। अब जो पैसा लगाया था वो भारत में डॉलर के रूप में आया था, और डॉलर के रूप में इन्होंने मुनाफा भी कमाया, और मुनाफा कमा के डॉलर के रूप में इन्होंने वापस भी ले लिया, और जो लगाया था वो भी इन्होंने वापस ले लिया। तो भारत का बहुत सारा पैसा निकाल लिया गया। दूसरी तरफ भारतीय शेयर बाजार में जो पीई रेशियो है, यानी पी रेशियो का मतलब होता है निवेशक 1 रुपए की कमाई के लिए कितने रुपए लगा रहा है, और इस आधार पर वो कितने पैसे निकाल रहा है। यह भी एक महत्वपूर्ण रेशियो बिगड़ रहा है हमारा। दूसरा, भारत की अपेक्षा दूसरे उभरते हुए बाजारों पर वो अपना रुख अपना रहा है, जिसकी वजह से भारत में पैसा ना लगा के दूसरे बाजारों में पैसा लगा रहा है वो, जिसकी वजह से भारत में डॉलर की कमी आती जा रही है। एफडीआई देश में क्या होगा? डॉलर आने का दूसरा तरीका एफडीआई है। पहला ये एफआईआई था, यानी कि शेयर मार्केट था, अब एफडीआई है। भारत भी विदेशों में डॉलर में ही निवेश करता है, हम डॉलर में ही निवेश करते हैं। दूसरा, एफडीआई के जरिए भारत में आए डॉलर और भारत से गए डॉलर में अंतर निकाला जाता है। अब मान लो कि कितना डॉलर भारत में आया और कितना डॉलर भारत से गया। एफडीआई के रूप में देखा जाए तो 2022-23 में 28 अरब डॉलर का अंतर था, और 2024-25 में ये 1 अरब डॉलर तक है। यानी इस समय जो संतुलन है वो बिगड़ चुका है। जो हमारे पक्ष में था वो अब हमारे विपक्ष में जाने लगा है, यानी कि डॉलर का आना अब कम हो गया है। और डॉलर का आना कम हो गया है, यानी भारत की स्थिति कमजोर होने लगी है। और भारत की स्थिति कमजोर होने लगी है, इसलिए भारतीय शेयर बाजार ग्लोबल रैंकिंग में हम चौथे स्थान की जगह डायरेक्ट किस स्थान पर पहुंच गए? 7वें स्थान पर पहुंच गए। हम लुढ़क गए और इसमें, क्योंकि हमारे आंकड़े खराब हो गए। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिट लिमिटेड के आंकड़े कहते हैं कि विदेशी निवेशकों ने 10 साल में जितना भी पैसा लगाया उतना ही उन्होंने वापस भी निकाल लिया। और भारत जो है वहां पर डॉलर का जो है, तो पहली चीज जो है, हमें तेल महंगा करना पड़ रहा है, खरीदना पड़ रहा है, इसलिए हमारा डॉलर वापस जा रहा है। दूसरा, जो निवेशक हैं वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, ये भी एक कारण हो गया दूसरा। अब तीसरा है, रुपया टूटने की अटकलबाजियां चालू हो चुकी हैं कि रुपया टूटेगा, और रुपया जब टूटेगा तो इससे सट्टा लगाया जाएगा। घरेलू ट्रेडर्स क्या करेंगे? जब रुपया गिरेगा तो उस पर अपना बाजार बनाएंगे, सट्टा लगाएंगे। इसमें क्या होगा? डॉलर विदेशों में रोक के रखे हुए हैं, जो भी भारतीय एक्सपोर्टर्स हैं, जिन्होंने भी भारत के साथ व्यापार करते हैं, वो सब के सब जो है अपना डॉलर रोक के रखे हुए हैं। रुपया जैसे ही गिरेगा वो डॉलर के बदले ज्यादा रुपए उनको मिलना चालू हो जाएंगे। जैसे ही रुपए गिरेगा डॉलर ज्यादा मिलना चालू हो जाएगा। भारतीय इंपोर्टर्स क्या कर रहे हैं? ज्यादा खरीद रहे हैं। उन्हें डर है कि रुपया कहीं टूटा तो सामान और महंगा हो जाएगा। तो ये दोनों अपने तरीके से सट्टे लगा रहे हैं, जिसकी वजह से भारत का मार्केट डामाडोल हो रहा है। और विदेशी निवेशक और विदेशों में रहने वाले भारतीय एनआरआईज देशों में जमा या निवेश किया हुआ पैसा भी निकाल रहे हैं। तो जितना मार्केट से पैसा बाहर जाएगा उतना ही उस देश की स्थिति को थोड़ा सा धक्का लगेगा।
भारतीय स्थिति में अगर देखा जाए तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा भी कम हो गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगा दिया, जिससे निवेशकों का थोड़ा सा मन डामाडोल हो गया। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF ने भारत की जीडीपी कैलकुलेशन पे भी सवाल उठाए हैं कि आपकी जो जीडीपी जो 6.5 तक आ रही है वो कैसे आ रही है, तो इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क लगा के रख दिया। ये भी एक बात हो गई। और निवेशकों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर भरोसा धीरे धीरे कम हो रहा है, इसलिए भारत में डॉलर आना भी कम होता जा रहा है। ठीक, चाइना और पाकिस्तान ने करेंसी मजबूत कर रही है, और भारत में कहां पर इसकी चूक हो रही है अगर हम बात करें तो 2004 से 2014 तक 10 साल में डॉलर के मुकाबले 45 से गिरकर 59 तक आ गया, यानी औसतन कितनी गिरावट हो गई, 31.1%, यानी कि 3% के हिसाब से गिरा। वहीं पर 2014 के बाद 12 साल में 61% टूटा और औसतन 5% गिरा। ये गिरने की दर हर देश में बनी रहती है, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन लगातार गिरना भी एक दिक्कतदायक है। अब होगा क्या कि इस समय भारत सरकार पर उन्होंने 3 तरीके से चूक हो गई। पहली चीज, हमने नई टेक्निक में निवेश कम किया तो कमाई भी हमारी कम हो गई। कहां से आएगी कमाई, हमें टेक्निक में यूज करना था। दुनिया AI और न्यू टेक्नोलॉजी में क्रांति ला रही है, भारत भी प्रयास कर रहा है उसमें, लेकिन अमेरिका AI में 500 अरब डॉलर, चाइना 80 अरब डॉलर, और हम कितना कर रहे हैं, सिर्फ 2 अरब डॉलर। यानी मुकाबला अगर देखोगे तो नई टेक्नोलॉजी में भारत का मुकाबला बहुत ही कम हो गया है, और नई टेक्नोलॉजी में भारत का मुकाबला कम होने की वजह से हम न्यू टेक्निक को यूज नहीं कर पा रहे हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D भारत पर अपनी जीडीपी का सिर्फ 0.65% ही खर्च कर रही है, जबकि चीन और अमेरिका तो 3% तक कर रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे। तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे भारत सरकार के द्वारा सिर्फ 0.65% और बाकी 2 अरब डॉलर भी हम AI पे खर्च कर रहे हैं। जब नई तकनीक बनेगी नहीं तो दुनिया को क्या बेचेंगे हम, जब बेचेंगे नहीं तो डॉलर कहां से आएगा हमारे पास। और इस तरह न्यू टेक्निक को अपनाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, जो भारत सरकार के द्वारा कम किया गया, लेकिन इतना नहीं किया गया कि जो दूसरे देशों का मुकाबला कर सके। ऐसे में सरकार को रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ज्यादा खर्च करने होंगे, इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी में रिसर्च का माहौल पैदा करना होगा, सरकार के साथ प्राइवेट सेक्टर को भी इसमें ध्यान देना होगा, और AI के दौर में भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है अगर न्यू टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया गया तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करना होगा। अब बात आती है कि हमारे पास तकनीकी भी नहीं है, तो तकनीकी भी नहीं है तो कहां से ज्यादा सामान बनेगा, तो बेहतर तकनीक नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के मामले में हम बहुत पीछे हैं, इसलिए हम सिर्फ एक खरीदार मार्केट बन गए हैं, कंज्यूमर मार्केट बन गए हैं। मेक इन इंडिया लाया गया, लेकिन शेर की तरह वो धीरे से गरजा और शांत हो गया। स्टार्टअप और बिजनेस सर्विसेज और ऐप बेट्स लेकर आए गए, और ये जब जो हैं स्टार्टअप चालू किए गए वो सिर्फ सर्विसेज और ऐप पर डिपेंड हो गए, जैसे डिलीवरी ऐप, ई-कॉमर्स ऐप, मेड सर्विस। ये काम के भले ही हो सकते हैं, लेकिन ये विदेशी मुद्रा नहीं ला सकते, इसलिए देश में ज़्यादा डॉलर तभी आएगा जब हम दुनिया को कुछ बनाकर बेचें, और इसके लिए सरकार को स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें टेक्निक को ईजाद करना होगा। ज्यादा सामान नहीं बनेगा तो हम बेच भी नहीं पाएंगे। यानी 2025-26 में भारत ने 860 अरब डॉलर का सामान बेचा और 979 अरब डॉलर का हमने खरीदा, यानी 119 अरब डॉलर का हमें घाटा हुआ। यानी हम बेच कम रहे हैं, खरीद ज़्यादा रहे हैं, तो ऑटोमेटिक हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है। और भारत सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी कि पेट्रोल, डीजल, सोना चांदी के गहने, दवाइयाँ विदेशों में बेचता है, मुनाफा कम होता है। इसलिए मुनाफा ज़्यादा कमाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक, मशीनरी, ऑटो पार्ट्स जैसे लोगों पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि चाइना और ताइवान इसी तरीके से इन्वेस्ट करते हैं जिससे कि उनको फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचता है, लेकिन भारत इसमें नहीं करता। लॉजिस्टिक यानी कि माल की पहुंचाई में भी दिक्कत है भारत में, क्योंकि 38वें नंबर पर है और हमारे यहाँ कई बॉर्डर और बंदरगाह पे कस्टम क्लियरेंस और प्रोसेस डिजिटल बहुत तेज नहीं है। गांव और टियर 2 शहरों में हाईवे कनेक्टिविटी भी अभी हमारी मजबूत नहीं है।
गिरते रुपए को रोकने के लिए आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई क्या करेगा? रूपी डॉलर स्वैप लेकर आएगा। रुपए डूबता है तो आरबीआई को संभालने के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार से डॉलर और ट्रेजरी बॉन्ड जो हैं वो बेचने होंगे और रुपए की डिमांड बढ़ानी होगी, जिससे गिरावट धीमी पड़ जाए। यानी लगातार गिरावट नहीं होनी चाहिए, गिरावट धीरे धीरे होनी चाहिए। यह देखना बहुत जरूरी है पहले आरबीआई के पास। दूसरी चीज, 2025-26 में आरबीआई ने 53.1 अरब डॉलर बेच दिए। 21 मई को आरबीआई ने कम से कम 2 अरब डॉलर बेच दिए। 26 मई को 5 अरब डॉलर बेच दिए और आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार एक साल में सबसे कम स्तर पर पहुंच गया है। जो 728 तक था वो अब घटकर 681.4 अरब डॉलर पहुंच चुका है। यानी पिछले हफ्ते हमने अपने डॉलर को बेचकर भंडार में से 10 महीने का खर्च चलाया जा सकता है, इतना अभी हमारे पास रिजर्व है। जल्द से जल्द रुपया 100 का आंकड़ा अगर छू गया तो तबाही मचेगी और कच्चे तेल, सोना और तमाम चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। भारत इंपोर्ट इकोनॉमी अगर सामान बेचने से कहीं ज्यादा खरीदारी का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा मार्केट वैल्यू और भी डाउन होती जाएगी। अब हम बात करते हैं कि 1990 में क्या कंडीशन थी और 2026 में क्या है। 1990 में भी भारत के पास विदेशी मुद्रा भंडार कम हो गया था और मात्र 1.2 बिलियन यानी कि 2 सप्ताह ही देश चलाया जा सकता था और इस तरह आयात के लिए हमारे पास सिर्फ 2 सप्ताह तक ही भारत को दूसरे देशों से सामान खरीदने की सिर्फ उतना पैसा हमारे पास बचा था। लेकिन अभी हम 600 प्लस बिलियन है, यानी 681 तक हमारे पास अभी है, यानी 9 से 10 महीने तक हम आयात कर सकते हैं। लेकिन अगर स्थिति सुधरना बहुत जरूरी है, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। रुपए का विनिमय प्रणाली फिक्स रेट था 1990 में, सरकार तय कर देती थी फिक्स रेट, जिसकी वजह से जबरन उन्हें जो है अवमूल्यन करना पड़ा। यहां पे फ्लोटिंग रेट है 2026 में, बाजार आधारित है, रुपया महंगा आपूर्ति के आधार पर खुद को एडजस्ट कर रहा है। दूसरा, संकट में देश के पास कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन भारत की वैश्विक स्थिति डॉलर पर मजबूत हो रही है, तेल महंगा है, पर भारतीय अर्थव्यवस्था अंदर से बहुत मजबूत है। साख की बात करें तो भारत ने सोना गिरवी रख के अपने इस खर्चे को बढ़ाया और बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में पैसा रखा। भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और निवेशक अभी भी भारत पे भरोसा बनाए रखे हुए हैं। ये अंतर समझा रहा हूं मैं आप लोगों को, याद रखना। नीतिगत सुधार, इसके बाद भारत की मजबूती, एलपीजी, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण आया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन लेकर आए। भारत को डिजिटल इकोनॉमी अपनानी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, घरेलू निर्माण पर ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर होना होगा, स्वदेशी अपनाना होगा हमको। तभी हम लोग अपना पैसा जब अपने ही घर में रखना सीख जाएंगे तो हम भारत की इकोनॉमी को और डेवलप कर सकते हैं। 1990-91 के संकट से बाहर निकलने के लिए भारत ने क्या किया? उन्होंने 2 हफ्ते में आयात का पैसा जो बचा हुआ था, सिर्फ खत्म होने वाला था, इसके लिए 2 स्तर अपनाए, एक तात्कालिक और एक संरचनात्मक। सबसे पहले सोना गिरवी रखा हमने, साख बचाने के लिए, डिफॉल्टर बचने के लिए ऐसा किया गया। और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में हमने अपना 20 टन सोना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ले जाया गया और उसे रखा गया और लगभग 200 मिलियन टन डॉलर हमने इस पर प्राप्त किए। इस समय चंद्रशेखर सरकार का कार्यालय था। याद रखना, अभी एक मूवी भी आने वाली है 12 मार्च को, गवर्नर, मनोज वाजपेयी की, जिसमें 1990 में होने वाले क्राइसिस के बारे में बताया गया है। आप इस मूवी को जरूर देखना, जो कि 1990 में बताएगी। दूसरा, हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड में 47 टन सोना रखा जो आरबीआई के द्वारा रखा गया था। 405 मिलियन डॉलर प्राप्त किए और इस समय पीवी नरसिम्हा राव, वित्त मंत्री मनमोहन सिंह और सी वेंकटरमन जो हैं इस समय गवर्नर थे। 67 टन सोना हमने रखा, 605 मिलियन डॉलर हमने इससे प्राप्त किए, जिससे हम अपनी स्थिति को मजबूत कर सकें। और जब भारत में खजाना आया, अब भारत में रुपए का अवमूल्यन किया गया और आरबीआई ने रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 18 से 20% घटा दी। 18 से 20% घटा दी, यानी कि अब भारत के सामान को ज्यादा लोग खरीदेंगे और बेचेंगे कम। इसके वजह से दीर्घकालीन नीतियां क्या हुई? हमने एलपीजी पॉलिसी अपना ली,
लिबराइजेशन, निजीकरण यानी कि प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, लाइसेंस को खत्म किया, इजी बनाया, सरकारी हिस्सेदारी कम की, निजी क्षेत्रों को बढ़ावा दिया और ओपन मार्केट हमने चालू किया। और यह करना जरूरी था, वरना हम 1990 में ही जो है दिवालिया हो जाते। 2026 में भारत के सामने फिर संकट उभरा है, चाहे वो 1990 की बात हो, चाहे 2026 की बात हो। यहां पर खाड़ी युद्ध चल रहा था, यहां पे ईरान के साथ वॉर चल रहा है, सारा गेम ऑयल पर टिका है भारत का। और ऑयल जो है महंगा होगा तो भारत को ज्यादा पैसे देने होंगे, और भारत को ज्यादा पैसे देने होंगे, डॉलर बाहर जाएगा, बाहर से कम आएगा और भारत दिवालिया हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज। दिवालियापन अभी कंडीशन में नहीं है हम। कच्चे तेल महंगाई है, लेकिन डॉलर की अत्यधिक मांग के कारण ईरान का संकट चल रहा है, उससे हम निपट सकते हैं। आरबीआई 600 बिलियन डॉलर बाजार में डॉलर बेचना चाहिए ताकि बाजार में डॉलर कमी ना हो पाए और रुपया अचानक तेजी से ना गिरे। आरबीआई को रेपो रेट में भी मामूली वृद्धि करनी चाहिए ताकि निवेशकों को बाजार में पैसा लगा सकें। लोकल करेंसी सेटलमेंट लाना चाहिए। डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए भारत को तेल उत्पादक देशों के साथ अपनी लोकल करेंसी सेटलमेंट, रुपया दिरहम, रुपया रूबल, ऐसे को तेज करना चाहिए, जिससे कि हम अपने रुपए के आधार पर तेल खरीद सकें। 85% तेल का आयात, इसलिए स्थायी समाधान यही है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग का हम प्रयोग करें, जिसको तेज बना दें, तेल पर निर्भरता कम करें हम लोग, इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रयोग करें, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन अपनाएं, घरेलू विनिर्माण को अच्छा दें, इलेक्ट्रॉनिक्स, रक्षा उपकरण, सेमीकंडक्टर लेकर आएं। 1991 में हमारी इकोनॉमी की सर्जरी करनी पड़ी थी हमें, लेकिन 2026 में जो राजनीतिक तूफान उतरा है उसके रूप में हमारे पास एक फॉरेक्स कि सही इस्तेमाल करने के लिए है। आर्थिक विकास दर हमारा 6.5 से 7% तक है, यानी ऑल ओवर देखा जाए तो भारत की इकोनॉमी स्टेबल बनी रह सकती है, लेकिन भारत को अपनी कुछ पॉलिसियों में चेंजेस करना होगा, नए सेक्टर ढूंढने होंगे, टेक्निक का प्रयोग करना होगा, एआई में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया तो भारत एशिया का 14 सबसे बड़े देशों में से रुपए की हालत सबसे ज़्यादा खराब हो गई है। भारत का रुपया 6.4% गिर गया है। दूसरी तरफ बेचारे ये गरीब पाकिस्तान का 0.5% बढ़ गया है, इसी में खुशी में पागल हो गए होंगे ये लोग। चाइना का भी बढ़ गया 3.4%, बाकी देशों का लगातार गिर रहा है। दूसरी तरफ भारत का जो ये दर है ये 5 महीने में लगातार टूटता जा रहा है, लेकिन इसके लिए भारत को अपनी पॉलिसियां चेंज करके हुए एफडीआई में चेंजेस करना बहुत जरूरी है। तो आशा करता हूं आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा। थोड़ा सा मैंने पढ़ के समझाया, क्योंकि अगर थ्योरी के रूप में हम लोगों ने समझा तो आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो कमेंट्स करिए और बताइए कि ऐसे और भी टॉपिक मैं आप लोगों के सामने लेता आता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।